Hi everyone, today we will learn a beautiful Japanese story naming the SS that made trees bloom. It's the chapter number 4 of the class 7th English book Honeycomb, and this story is written by William Elliot Griffiths. He was born in 1843 and died in 1928, and he served as a minister, a writer, and even a professor. This story is the retelling of an ancient Japanese folk tale, and this is a story about an honest and hardworking old couple and their pet dog. Now let's begin this story. आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश NCERT क्लास 7th की इंग्लिश बुक हनीकॉम का 4th चैप्टर दी एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। तो इस चैप्टर में हमें बताया गया है एसेस के बारे में। एसेस का मतलब होता है राख, जो ट्रीज़ को खिला देती थी। ब्लूम का मतलब होता है खिला देना, जिसमें फूल आ जाना। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। This is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. यह कहानी एक ईमानदार, मेहनती बूढ़े युगल और उसके पेट डॉग की है। The neighbors are troublesome and the dog dies a sad death. पड़ोसी परेशान करने वाले हैं और उनके डॉग की दुखद मृत्यु हो जाती है। The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected ways. डॉग की आत्मा मालिक को सोलस यानी सांत्वना और सपोर्ट देती है अपने मास्टर को एक ऐसे तरीके से जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. डायमियोज के पुराने अच्छे दिनों में एक बूढ़ा दंपति रहता था जिनका एक पालतू छोटा डॉग था। Having no children, they loved it as though it were a baby. बच्चे ना होने के कारण वे उससे इतना प्यार करते थे जैसे मानो वो उनका बच्चा हो। The old dame made it a cushion of blue crepe and at mealtime Muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. उस वृद्ध सम्मानित महिला ने इसके लिए क्रेप के वस्त्र की एक गद्दी बना दी और भोजन के समय अन्य कपड़ों को खराब होने से बचाने वाला मुको वस्त्र बना दिया। इस वस्त्र को मुको ही कहा जाता था। वह इस पर इतने आराम से बैठता था जैसे कि कोई बिल्ली बैठती है। डैम यानी सम्मानित महिला, कुशन यानी गद्दी, क्रेप यानी एक प्रकार का कपड़ा और स्नग यानी आरामदायक। The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. Thus treated the dumb creature, loved its protectors like a being with a soul. ये दयालु लोग जो दंपति थे मछली से बने खाने को अपने चॉपस्टिक से उस डॉग को खिलाते थे और जितना ये उबला हुआ चावल चाहता था उतना ये उसे देते थे। इस तरह से व्यवहार होने के बाद ये गूंगा प्राणी अपने प्रोटेक्टर्स को एक मानव की तरह प्रेम करता था। टिडबिट यानी चटपटे आहार का टुकड़ा और चॉपस्टिक यानी चीनी कांटा, क्रीचर यानी प्राणी या फिर जीव। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर वेंट डेली विद हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स, वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग until Otento Sama, as the sun is called, had gone down behind the hills. बूढ़ा आदमी चावल का किसान होने के कारण वो रोज़ अपने कुदाली और फावड़े के साथ खेतों में जाया करता था। वो सुबह से शाम तक जब तक कि सूरज पहाड़ियों के पीछे न छिप जाता वो कठिन परिश्रम करता। हो यानी कुदाली और स्पेड यानी फावड़ा। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. हर दिन डॉग भी उसका काम तक पीछा करता, यानी काम पर वो उसके पीछे पीछे जाता और कभी वो नुकसान नहीं पहुंचाता था सफ़ेद बगुलों को जो उस बूढ़े आदमी के कदमों के पास चलते थे कीड़ों को उठाने के लिए। हेरन यानी बगुला और वर्म्स यानी कीड़े। For the old fellow was patient and kind to everything that had life,
and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. क्योंकि वो बूढ़ा आदमी बहुत ही धैर्यवान था, दयालु था उन सारी चीज़ों के लिए जिनमें जीवन था, और वो जानबूझ करके मिट्टी की सतह को हटा देता, उल्टा कर देता चिड़ियों को खाना देने के लिए, ऑन पर्पस यानी उद्देश्य से। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। एक दिन डॉग उसकी तरफ दौड़ते हुए आया और उसके पास अपने पंजों को उसके पाँव पर रखा और अपने सिर को हिलाते हुए पीछे की तरफ इशारा किया। पोज यानी पंजे, मोशन यानी गति या गति का एक प्रकार। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट, बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। पहले तो बूढ़े आदमी ने सोचा उसका पेट उसके साथ खेल रहा है और उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुत्ता लगातार आवाज़ें निकालते रहा। कुछ मिनट तक इधर उधर वो दौड़ता रहा। टू एंड फ्रो यानी आगे और पीछे, वाइनिंग यानी दर्द या दुख के कारण कराहना। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching, thinking it was possibly a buried bone or bit of fish. The old man struck his hoe in the earth when, lo, a pile of gold gleamed before him. फिर उस बूढ़े आदमी ने कुत्ते का पीछा किया कुछ यार्ड तक, उस जगह तक जहाँ पर वो जानवर ज़मीन को खरोंचने लगा, ये सोचते हुए कि शायद यहाँ पर कोई हड्डी या फिर कोई मछली दबी हुई हो। बूढ़े आदमी ने अपनी कुदाल से ज़मीन पर मारा, तभी अचानक उसके सामने एक सोने का ढेर चमकने लगा। बैरिड यानी दबी हुई, बिट यानी टुकड़ा, पाइल यानी ढेर, ग्लीम यानी चमकना, स्क्रैच यानी नाखूनों से कुछ भी खरोचना, और यार्ड्स यानी गज या कदम। Thus in a hour the old couple were made rich. इस तरह 1 घंटे में ही बूढ़े दंपति अमीर हो गए। The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends, and gave plentifully to their poor neighbors. As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. अच्छी आत्माओं ने ज़मीन का एक भाग खरीद लिया, अपने दोस्तों के लिए एक दावत का आयोजन किया और बहुत सारा धन अपने पड़ोसियों को दिया। और जहाँ तक कुत्ते की बात है, वे उसको तब तक प्यार करते रहे, उसे तब तक थपथपाते रहे जब तक कि उन्होंने उसमें दयालुता को अच्छी तरह से नहीं भर दिया। फीस्ट यानी दावत या भोज। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड ए विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. अब उसी गांव में एक दुष्ट आदमी और उसकी पत्नी रहते थे। वे जरा से भी संवेदनशील और दयालु नहीं थे। वो सभी डॉग को मारते और उससे डांट कर भगा देते थे जब भी कोई उनके घर के आसपास से गुजरता था। सेंसिटिव यानी संवेदनशील, और विकेड यानी दुष्ट या बुरा, स्कॉल्ड यानी डांटना। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, दे कॉक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज, hoping he would find treasure for them. But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move. अपने पड़ोसी के अच्छे भाग्य की खबर सुनकर के उन्होंने डॉग को फुसला कर बुलाया अपने गार्डन में, और उसने उसके सामने मछली के टुकड़े रखे और दूसरा स्वादिष्ट खाना उसके सामने रखा, ऐसी आशा करते हुए कि वो उनके लिए खजाना ढूंढेगा। ट्रेजर यानी खजाना, कॉक्स यानी बहलाना, और डेंटीज यानी स्वादिष्ट खाना। Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground, as if a mighty treasure lay beneath. फिर उन्होंने उसे दरवाजे से बाहर घसीटा, अपने साथ कुदाल और फावड़ा लिए हुए बाहर निकले। जैसे ही डॉग उस गार्डन में उगे हुए पाइन ट्री के पास पहुंचा, वैसे ही उसने अपने पंजों से ज़मीन को खरोंचना शुरू कर दिया, मानो कि बहुत बड़ा खजाना उसके नीचे दबा हुआ हो। ड्रैग यानी घसीटना, पाइन यानी देवदार का पेड़, और ले यानी पड़ा। क्विक वाइफ
हैंड मी द स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज सी डांस्ड विद जॉय। पत्नी शीघ्रता करो, मुझे फावड़ा और कुदाली दो, वह वृद्ध लालची मूर्ख चिल्लाया। तभी वह प्रसन्नता से नृत्य करने लगा था। Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses. फिर लालची बूढ़े आदमी ने फावड़े से, बूढ़ी औरत ने कुदाली से गड्ढा करने लगे, लेकिन वहाँ पर मरे हुए बिल्ली के बच्चे के सिवा कुछ नहीं था, जिसकी बदबू से उनके औजार गिर पड़े और उन्होंने अपनी नाक बंद कर ली। स्मेल यानी गंध, क्रोन यानी वृद्ध महिला, किटन यानी बिल्ली का बच्चा। फ्यूरियस एट द डॉग, द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ एंड द ओल्ड वुमन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प hoe. They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. डॉग पर गुस्साए हुए बूढ़े आदमी ने उसे पीट पीट कर मार डाला और बूढ़ी औरत ने अपनी तेज कुदाल से उसके सिर को लगभग काट कर उस बूढ़ी औरत ने अपना काम पूरा किया। फिर उन्होंने उसे एक गड्ढे में फेंक दिया और उन्होंने उसके मरे शरीर पर मिट्टी का ढेर लगा दिया। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मोर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री। डॉग के मालिक ने अपने पालतू जानवर के मृत्यु की खबर सुनी और उसके लिए शोक करने लगा, मानो वो उसका खुद का बच्चा हो। रात को वह पाइन ट्री के नीचे गया। पाइन ट्री यानी देवदार का वृक्ष। He set up some bamboo tubes in the ground, such as are used before tombs, in which he put fresh flowers. उन्होंने कुछ बैम्बू ट्यूब्स ज़मीन पर गाड़े, कुछ इस तरह जैसे मकबरे के सामने लगाया जाता है, जिसमें उसने ताज़े फूल रखे। Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. फिर उसके बाद उसने एक कप पानी रखा और एक ट्रे खाना उस कब्र पर रखा और उसने कुछ महंगी अगरबत्तियाँ भी जलाई। टूम यानी कब्र, इंसेंस यानी सुगंधित धूप या लोबान, ट्यूब यानी नलिया, सेटअप यानी स्थापित करना, बेम्बू यानी बांस। He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. वह बहुत ज़्यादा शोक करने लगा अपने पेट की डेथ पर, उसे बहुत प्यारे प्यारे नामों से पुकारने लगा, मानो कि अभी वो जिंदा हो। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a meal for your bean sauce. उस रात कुत्ते की आत्मा उसके समक्ष सपने में प्रकट हुई और बोली, उस देवदार के पेड़ को काट लो जो मेरी कब्र पर है और अपने चावल की पेस्ट्री को बनाने के लिए एक उखल और सेम की चटनी बनाने के लिए मूसल बना लो। So the old man chopped down the tree and cut off the middle of the trunk a section about 2 feet long. With great labor, partly by fire, partly by the chisel, he scraped out a hollow place as big as a small ball. इसलिए बूढ़े आदमी ने उस पेड़ को काट डाला और पेड़ के तने के बीच के भाग को ऐसे काटा कि वो 2 फुट लंबा हो और बड़ी मेहनत से कुछ आग से कुछ छेनी से उसने एक खाली स्थान उसमें से काट कर निकाला, उतना बड़ा जितना बड़ा एक छोटा बाउल होता है। ट्रंक यानी वृक्ष का तना, सेक्शन यानी भाग, लेबर यानी श्रम, चीजल यानी लकड़ी या पत्थर काटना या फिर गढ़ने की छेनी, और स्क्रैप आउट यानी खुरचना, होलो यानी खोखला, बॉल यानी प्याला। He then made a long-handled hammer of wood such as is used for pounding rice. When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. उसके बाद फिर उसने एक लकड़ी का लंबे हैंडल वाला हथौड़ा बनाया, उतना बड़ा जितने बड़े से राइस पीसा जाता है। जब नए वर्ष का समय करीब आया, फिर उसने कुछ राइस पेस्ट्री बनाने की इच्छा
की। When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. जब सारा चावल उबल गया, दादी ने इसे ओखली में डाला। वृद्ध व्यक्ति ने अपनी हथौड़ी को उठाकर इसे कूट कूट कर चावल के आटे के पिंड में बना दिया और इसके प्रहार भारी भारी पड़ने लगे, तेजी से, जब तक कि पेस्ट्री पकने के लिए तैयार नहीं हो गई थी। ग्राइंड यानी होता है पीसना, ब्लो यानी प्रहार करना, ग्रेन यानी दादी, डो यानी आटा लगाना, पाउंड यानी किसी वस्तु को अनेक बार पीटना या कूटना, हैमर यानी हथौड़ा। Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins. When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain. अचानक ही सारा ढेर सोने के सिक्कों के ढेर में बदल गया। जब बूढ़ी औरत ने हैंड मिल को लिया और इसे बीन से भरते हुए, सेम को भरते हुए पीसने लगी, सोना वहाँ से वर्षा की तरह गिरने लगा। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. उसी समय के दौरान ईर्ष्यालु पड़ोसी ने खिड़की में से झांक कर देखा जब उबले हुए सेम के बीजों को पीसा जा रहा था। Goody me, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. मुझे भी सचरित्र बनना है, वह वृद्ध कंजूस चिल्लाया। जैसे ही उसने देखा कि बूंद बूंद करके नीचे गिरी हुई चटनी की बूंदें पीले स्वर्ण में बदलती जा रही थी, वे बूंदें तब तक पीसने वाले यंत्र के नीचे रखे टब में गिरती रही जब तक वह चमकते हुए सोने के ढेर से नहीं भर गया था। मीनवाइल यानी उसी समय के दौरान, एनवियस यानी ईर्ष्यालु, पीप यानी क्षण भर के लिए देखने की क्रिया, गुडी यानी सचरित्र व्यक्ति, हैग यानी दुस्वप्न पीड़ित, ड्रिपिंग यानी बूंद बूंद टपकना। So the old couple were rich again. The next day the stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill. तो बूढ़े पति पत्नी एक बार फिर से अमीर बन गए। अगले दिन वो मक्खी चूस और दुष्ट पड़ोसी आए और ओखल और जादुई चक्की उधार ले गए। They filled one with boiled rice and the other with beans. Then the old man began to pound and the woman to grind. But at the first blow and turn, the pastry and sauce turned into a foul mass of worms. Still more angry at this, they chopped the meal into pieces to use a firewood. Stingy यानी कंजूस, फाउल यानी बदबूदार, खराब या गंद या स्वाद वाला। उन्होंने एक को बॉइल्ड राइस और दूसरे को बीन्स से भर दिया। फिर बूढ़ा आदमी कूटने लगा और बूढ़ी महिला पीसने लगी। लेकिन पहली ही बार वार करने पर और पहली ही बार घुमाने पर राइस, पेस्ट्री और सॉस तो बदबूदार कीड़ों के ढेर में बदल गए। इस बात पर और गुस्सा होने की वजह से उन्होंने मील के टुकड़े कर दिए ताकि उसे जलाने की लकड़ी के लिए काम में ला सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।